नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास समाप्त कर चुके हैं और अब हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो है चौहान वंश का इतिहास। चौहान वंश के इतिहास में दोस्तों हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे इनका राज्य क्षेत्र, उसके अलावा हम देखेंगे इनकी उत्पत्ति में दोस्तों अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, तो उनको देखना जरूरी है। और उनसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि किस इतिहासकार ने इसका समर्थन किया है, कौन से इतिहासकार ने क्या माना है, तो दोस्तों वो देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि इनका जो सर्वप्रथम क्षेत्र रहता है वो कौन सा रहता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले जो इनका राज्य क्षेत्र रहता है वो कहाँ कहाँ रहता है। दोस्तों इनका राज्य क्षेत्र सांबर, सांबर के अलावा दोस्तों अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये सब इनके राज्य क्षेत्र में आते हैं। तो राज्य क्षेत्र में हो गया एक तो ये कि कौन कौन से राज्य क्षेत्र में आते हैं। अब दोस्तों देखते हैं इनका उत्पत्ति को लेके। दोस्तों उत्पत्ति में इनके अलग अलग मत मिलते हैं। तो उनमें जो सबसे पहले सिद्धांत देखेंगे वो हम देखेंगे अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत कहाँ प्राप्त होता है, किस ग्रंथ में मिलता है, वो भी जानेंगे। इसके अलावा इनको कुछ इतिहासकारों ने इन्होंने चंद्रवंशी माना है, कुछ इनको ब्राह्मण वंश से संबंधित मानते हैं, कुछ इनको विदेशी संतान मानते हैं। तो जानते हैं दोस्तों कि कौन कौन से मत कौन कौन से हैं, किस किस का समर्थन कौन कौन करते हैं। तो पहला मत है वो है दोस्तों विदेशियों की संतान, विदेशियों की संतान। इस मत का दोस्तों जो समर्थक हैं वो है कर्नल जेम्स टॉड, जिनको राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, जेम्स टॉड। इसके अलावा इनके जो साथी हैं V.A. स्मिथ, वो इस मत का समर्थन करते हैं। तो पहला मत हुआ अपना विदेशियों का संतान। चौहानों को विदेशियों की संतान किसने माना है? कर्नल टॉड ने। एक दोस्तों क्रुक नामक विद्वान भी है जो इनको विदेशियों की संतान मानता है। पहला मत हुआ दोस्तों विदेशियों की संतान। अब दोस्तों दूसरा मत लेते हैं, वो लेते हैं ब्राह्मण वंश से संबंधित, ब्राह्मण वंशीय। इस मत का समर्थन कौन कौन करते हैं? दोस्तों इस मत का समर्थन करते हैं एक तो है दशरथ लाल शर्मा, दशरथ लाल शर्मा, डॉक्टर दशरथ लाल शर्मा। और इसके अलावा इनका इसका एक समर्थक है, वो है एक समर्थक और है गोपीनाथ शर्मा। दोस्तों दोनों ब्राह्मण ब्राह्मण इनको क्या मानते हैं? वो मानते हैं इनको ब्राह्मण वंश से संबंधित। इसके अलावा जो ब्राह्मण वंश का प्रमाण मिलता है तो वो मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया एक शिलालेख मिलता है बिजोलिया से, उसका नाम दोस्तों बिजोलिया शिलालेख है। वहां से दोस्तों ब्राह्मण वंशीय चौहानों को माना गया है। दोस्तों हम जानकारी के स्रोत में बिजोलिया शिलालेख पढ़ेंगे, उसमें इनमें क्या क्या जानकारी मिलती है वो भी जानेंगे कि बिजोलिया शिलालेख में इनके लिए और क्या क्या जानकारी है। तो दोस्तों ये हुआ ब्राह्मण वंश। अब इसके अलावा जो तीसरा मत मिलता है वो अग्निकुंड सिद्धांत को छोड़कर हम दोस्तों पहले चलते हैं चंद्रवंशी। इनको कौन चंद्रवंशीय मानते हैं? चौहानों को चंद्रवंशीय वंशीय मानते हैं दोस्तों। एक अभिलेख मिलता है, वो मिलता है अचलेश्वर महादेव अभिलेख, अचलेश्वर महादेव अभिलेख। इसमें दोस्तों इनको क्या चंद्रवंशीय माना गया है, चौहानों को चंद्रवंशी माना गया है। और इसी को कहा जाता है हाँसी का अभिलेख, हाँसी का अभिलेख। तो यहाँ क्या माना गया इनको? चंद्रवंशी। इसके अलावा जो अगला मत पढ़ते हैं वो मत पढ़ते हैं हम कि सूर्यवंशीय, सूर्यवंशीय। और सूर्यवंशी में दोस्तों हम देखेंगे कौन कौन इनको सूर्यवंशी मानते हैं। तो एक तो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इसके अलावा एक मानते हैं, जो एक बुक मिलती है नैनचंद्र सूरी की, नैनचंद्र सूरी की पुस्तक कौन सी है दोस्तों? हमीर महाकाव्य। तो मानते कौन है? नैनचंद्र सूरी मानते हैं। और इनकी एक पुस्तक मिलती है हमीर महाकाव्य। दोस्तों हम देख लेंगे कौन सी पुस्तक किसकी है। एक मानते हैं जयानक, और दोस्तों जयानक की जो पुस्तक है वो है पृथ्वीराज विजय। तो इसमें भी ये कहा गया है। अब इनके ये मानते हैं इनको सूर्यवंशी। अब इनके अलावा जो अगला जो मत मिलता है वो दोस्तों ज्यादा प्रमाणित मानते हैं लोग। तो उसमें दोस्तों हम देखते हैं कि वो कौन सा मत है। वो है दोस्तों, वो मत है अग्निकुंड सिद्धांत, अग्निकुंड सिद्धांत। दोस्तों चौहानों की उत्पत्ति को लेकर यह मत सबसे सर्वमान्य माना जाता है। अधिकतर इतिहासकार, कहने का मतलब इतिहासकारों के अलग अलग मत है, परंतु
ज्यादातर दोस्तों लॉजिकली इसको मानते हैं कि ये ऐसा सब कुछ हुआ था। दोस्तों वशिष्ठ ऋषि है, वशिष्ठ ऋषि एक दोस्तों यज्ञ करते हैं, और वो यज्ञ करते हैं आबू पहाड़ी पे। आबू दोस्तों पर्वतों पे वो यज्ञ करते हैं, और उसमें से 4 जातियां उत्पन्न होती है, जिसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये 4 दोस्तों जातियां उत्पन्न होती है। और दोस्तों अंत में जो उत्पन्न होती है वो होती है चौहान। तो चौहानों के वंश में संबंधित है अग्निकुंड सिद्धांत। अब इस अग्निकुंड सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है दोस्तों? एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो किसकी लिखी गई है? ये लिखी गई है चंद्रबरदाई की, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई बरदाई कौन है दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय हैं दोस्तों, अजमेर के शासक। उनके दोस्तों विद्वान है, उनका दरबारी विद्वान चंद्रबरदाई, उनका मित्र भी है दोस्तों। तो इस पृथ्वीराज रासो में दोस्तों इसकी अग्निकुंड सिद्धांत का वर्णन मिलता है। अब इसमें क्या है? इसमें लिखा गया है कि आबू पर्वत, आबू पर्वत पर यज्ञ किसके द्वारा किया गया? वशिष्ठ के द्वारा, गुरु वशिष्ठ या ऋषि वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ किया गया, और उसमें से 4 जातियां उत्पन्न हुई। ठीक है दोस्तों, 4 जातियां। देखते हैं कौन कौन सी जातियां थी। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो दोस्तों ये 4 जातियां उत्पन्न हुई, और चौहान उसी से संबंधित है। तो दोस्तों ये हुआ इनकी उत्पत्ति को लेकर जो मत मिलते हैं वो। अब दोस्तों इनकी जानकारी के स्रोत मिलते हैं, देखते हैं। तो ये तो हुआ उत्पत्ति से संबंधित, उत्पत्ति। अब इनकी देखते हैं हम जानकारी। जानकारी के स्रोतों में दोस्तों एक हमने बिजोलिया शिलालेख पढ़ा है, उसी के साथ में दोस्तों एक हम हर्षनाथ शिलालेख पढ़ेंगे। तो बिजोलिया शिलालेख में क्या है? पहला है बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। ये दोस्तों 1170 ईस्वी का है, 1170 ईस्वी का है। अब इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें पहले दोस्तों हमने देखा है कि ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। तो इसमें ब्राह्मणों को बताया गया है वत्स गोत्रीय, वत्स गोत्र के ब्राह्मण कौन है? चौहानों को क्या बताया गया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। अब इसके अलावा इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है कि चौहानों के जो संस्थापक हैं, संस्थापक वो कौन है? वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान। और इन्होंने इनकी स्थापना की कहां पर? तो वो की सांबर झील के किनारे, सपादलक दोस्तों स्थान पड़ता है, जहां पर इन्होंने चौहान वंश की नींव डाली। तो वासुदेव चौहान का मिलता है कि सपादलक के पास में इन्होंने डाली, नींव डाली। और सपादलक के आसपास में 1.25 लाख लोगों का गांव था, तो उस आबादी को लेकर सपादलक नाम पड़ा था वहां पे। तो वहां पे चौहानों की नींव डाली। इसके अलावा इन्होंने क्या कार्य किया? तो सांबर झील, सांबर झील का निर्माण ये किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। और एक मैंने बताया है सपादलक्स, सपादलक्स चौहान वंश की नींव। ये कहां से मिलता है दोस्तों? हमें बिजोलिया शिलालेख में। अब दोस्तों ये बिजोलिया शिलालेख है कहां पर? तो दोस्तों एक पार्श्वनाथ मंदिर पड़ता है, भीलवाड़ा में। तो यहां पर दोस्तों ये शिलालेख मिला है। अब दोस्तों इसके अलावा जो जानकारी का स्रोत है वो है हर्षनाथ अभिलेख। तो हर्षनाथ अभिलेख के बारे में शुरू करते हैं। हर्षनाथ शिलालेख दोस्तों ये 973 ईस्वी का शिलालेख है। और ये कहां से प्राप्त होता है? ये दोस्तों रेवासा सीकर, रेवासा गांव पड़ता है दोस्तों, जहां पे जीन माता का स्थान भी है। और वहीं वहीं पास में दोस्तों हर्षनाथ की पहाड़ियां हैं। तो हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ियां दोस्तों। तो हर्ष की पहाड़ियां जहां पर है वहां पे दोस्तों एक मंदिर बना हुआ है हर्षनाथ का, हर्षनाथ भैरव है दोस्तों ये। तो इनका मंदिर बना हुआ है, और दोस्तों वहां से एक शिलालेख प्राप्त होता है। तो उसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? पहला दोस्तों यहाँ पे जानकारी मिलती है कि जो चौहानों के कुल देवता हैं, चौहानों के कुल देवता वो है हर्ष। जो हर्ष भैरव है वो चौहानों के क्या है? कुल देवता। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर मिलता है कि जो चौहान है वहां की वंशावली, चौहानों की वंशावली, चौहानों की वंशावली ये भी कहां से मिलता है दोस्तों? हर्षनाथ शिलालेख से। अब दोस्तों इसके अलावा कौन कौन से शिलालेख मिलते हैं जिनमें और जानकारी मिलती है? तो दोस्तों एक अचलेश्वर महादेव,
अचलेश्वर महादेव, ये दोस्तों सिरोही में पड़ता है। वहां से क्या मिलती है कि चौहानों को क्या माना गया है, चंद्रवंशी, ये मैंने बता दिया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक बदेला का शिलालेख मिलता है, वहां पे दोस्तों सूर्यवंशी माना गया। तो यहाँ तक दोस्तों हमारे होते हैं कि कौन कौन से इतिहासकार क्या क्या मानते हैं और कौन कौन से जो उत्पत्ति जानकारी के स्रोत हैं वो। अब देखते हैं दोस्तों कि इनका जो क्षेत्र पड़ता है वो क्या क्या है। तो दोस्तों हमने देखा सांबर इनका क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक इनका क्षेत्र माना जाता है जांगल क्षेत्र। दोस्तों जांगल क्षेत्र माना जाता है, तो जांगल क्षेत्र क्या है उसके बारे में देखते हैं कि जांगल क्षेत्र की कैपिटल क्या मानी जाती है। कि जांगल क्षेत्र की, जांगल प्रदेश की कैपिटल अही छत्रपुर मानी जाती है, जिसको नागौर कहा जाता है। दोस्तों अही छत्रपुर, नागौर का पुराना नाम दोस्तों अही छत्रपुर ही मिलता है। अब दोस्तों कौन कौन से शिलालेख में या कौन कौन से जो ग्रंथ है उनमें इनका क्षेत्र माना जाता है कि सांबर है, किसमें जांगल प्रदेश माना जाता है, तो देख लेते हैं। तो क्षेत्र, क्षेत्र को लेके क्या क्या मत मिलते हैं। पहला दोस्तों देखते हैं, एक बिजोलिया का शिलालेख है, बिजोलिया, बिजोलिया शिलालेख। इसके अलावा दोस्तों एक हमीर महाकाव्य, जिसके रचयिता हैं दोस्तों नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य। इन दो में क्या माना गया, इन दोनों में दोस्तों क्षेत्र माना गया, वो माना गया सांबर, सांबर से इनका क्षेत्र माना गया। दूसरा मत मिलता है, वो मिलता है दोस्तों पृथ्वीराज विजय। दोस्तों जानक की पुस्तक है पृथ्वीराज विजय, उसमें इसमें माना गया दोस्तों कि इनका जो क्षेत्र है वो है जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश। और इस जांगल प्रदेश की जो राजधानी है वो भी दोस्तों इसमें बताई गई है, और वो है अही छत्रपुर, अही छत्रपुर। और अही छत्रपुर किसका नाम है दोस्तों, नागौर का, इनकी राजधानी है दोस्तों ये, राजधानी। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा मिलता है वो मिलता है हर्ष का लेख, जो हर्ष का अभिलेख है दोस्तों, उसमें जानकारी यही बता देता हूं मैं दोस्तों। यहाँ क्या मिलता है कि ये जो कहने का मतलब चौहान है वो अनंत गोचर, अनंत गोचर, अनंत गोचर से संबंधित रखते हैं। और अनंत गोचर कहाँ से है दोस्तों, सीकर में दोस्तों एक क्षेत्र पड़ता है अनंत गोचर, वहां से संबंधित है। तो हर्षनाथ में देख लेते हैं, हर्षनाथ का मैं बता चुका हूँ, हर्षनाथ, हर्षनाथ मंदिर से या हर्षनाथ शिलालेख से। अब दोस्तों यहाँ हो गया। अब एक मिलता है, वो मिलता है सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र। इस सुरजन चरित्र में मिलता है कि जो चौहान है वो पुष्कर के आसपास के थे, पुष्कर से संबंधित, पुष्कर से संबंधित। ये दोस्तों इनके क्षेत्र को लेके होता है। अब दोस्तों हमें क्या क्या पढ़ना है, तो यहां तक हमने देखा दोस्तों कि इनकी उत्पत्ति के बारे में, इनके जो अलग अलग इतिहासकारों के क्या क्या मत मिलते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों एक बार पुनः बता देता हूँ, विदेशियों के संतान जो उत्पत्ति को लेके है, ब्राह्मण वंशीय, चंद्रवंशीय, सूर्यवंशी और अग्निकुंड सिद्धांत। इसके अलावा जानकारी के स्रोत में बिजोलिया हो गया, हर्षनाथ का शिलालेख हो गया, और दोस्तों क्या हो गया क्षेत्र का लेके बिजोलिया शिलालेख में क्या है, पृथ्वीराज विजय क्या कहती है, हर्षनाथ मंदिर का, और सुरजन चरित्र। ये सारा दोस्तों इनके बारे में मिलता है कि उत्पत्ति, इसके अलावा जो इनका क्षेत्र रहता है उसके बारे में। अब दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है सांबर के चौहान। सांबर में दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इनका मूल पुरुष। दोस्तों चौहानों के जो मूल पुरुष है वही सांबर में शुरू हुए थे। तो सांबर के दोस्तों वासुदेव चौहान है जो सांबर में दोस्तों चौहानों की नींव डालते हैं। सपाद लक्ष्य वहां का क्षेत्र कहलाता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों सांबर के चौहान। दोस्तों हमें सांबर के चौहान पढ़ने हैं, उसके अलावा अजमेर के, रणथंभौर के आदि चौहान पढ़ने हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम सांबर के चौहान, सांबर के चौहान। ये दोस्तों हमारा पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें मूल पुरुष जानते हैं दोस्तों, ज़्यादा बड़ा है नहीं सांबर के चौहानों को लेकर वर्णन। दोस्तों अजमेर के चौहानों का ज़्यादा वर्णन है, उसके बाद में रणथंभौर के चौहान, जिसमें दोस्तों हमारे हमीर आएंगे, तो उनके बारे में जानेंगे। सांबर के चौहान, मूल पुरुष के बारे में जानते हैं दोस्तों। वासुदेव, वासुदेव चौहानों के मूल पुरुष कौन है, वो भी वासुदेव है। और सांबर के चौहानों के मूल पुरुष भी तो वासुदेव ही होंगे, क्योंकि सबसे पहले इनकी जो नींव मानी जाती है वो वासुदेव से ही मानी जाती है। और कहां से मानी जाती है, सपाद लक्ष्य, यानी 1.25 लाख लोगों का गांव था दोस्तों आसपास में, वहां इन्होंने नींव डाली थी चौहानों की। तो चौहान वंश के मूल पुरुष, मूल पुरुष, इनको और क्या कहा जा सकता है, आदि पुरुष। ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने क्या किया, सांबर के आसपास में क्या किया इन्होंने, 1.25 लाख लोगों का गांव, 1.25 लाख लोगों का गांव, लोगों का गांव क्या कहलाता था दोस्तों, सपाद लक्ष्य।
वहां पे इन्होंने क्या किया दोस्तों, स्थापना। ये मिल गया दोस्तों की स्थापना कहाँ की है इन्होंने, सपाटलक्ष् में। अब इसकी इन्होंने कैपिटल क्या बनाई, जो इनकी राजधानी मिलती है वो मिलती है दोस्तों अहिर छत्रपुर। अब दोस्तों कुछ जांगल प्रदेश को मानते हैं और कुछ इन्हीं की राजधानी क्या मानते हैं, अहिर छत्रपुर राजधानी, राजधानी अहिर छत्रपुर, अहिर छत्रपुर, ये क्या हो गई इनकी राजधानी। अब दोस्तों यहां तक हुआ इनके बारे में, और इन्होंने एक करवाया सांबर झील का निर्माण, जो हम पहले देख चुके हैं। और इन्होंने क्या करवाया, एक दोस्तों चौहानों की जो कुल देवी है, चौहानों की कुल देवी कौन है दोस्तों, शाकंभरी माता। ये दोस्तों सांबर के चौहानों की कुल देवी, बाद में इन्हीं का नाम दोस्तों कहीं आशापुरा आएगा, आशापुरी माता आएगा, तो वो देखेंगे कि किन किन में क्या क्या माना जाता है। जबकि दोस्तों कई जगह अजमेर की जो कुल देवी मानी, अजमेर के चौहानों की कुल देवी मानी जाएगी, वो अलग है। तो दोस्तों देखेंगे उनके बारे में अजमेर में जब पढ़ेंगे तब। शाकंभरी माता चौहानों की इनकी कुल देवी। अब दोस्तों इन्होंने मंदिर बनवाया था, वह जो वासुदेव चौहान है उन्होंने सांबर में इनका मंदिर बनवाया, सांबर स्थान में इनका मंदिर। और एक इन्होंने सांबर नगर बसाया, सांबर नगर बसाया, ये कहाँ है दोस्तों, जयपुर। तो इनके बारे में जो हुआ वो हमने देखा दोस्तों कि चौहानों के जो वासुदेव चौहान है, जो मूल पुरुष हैं, उनके जो कार्य मिलते हैं वो। अब दोस्तों एक मैं बात बता देता हूँ, जो चौहान है वो दोस्तों प्रतिहारों के सामंत माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट करके देखना कि प्रतिहारों के सामंत कौन है दोस्तों, चौहान। बाद में देखेंगे हम दोस्तों कोई इनमें स्वतंत्र होएगा प्रतिहारों से, तो वो कौन से शासक है। तो हुआ दोस्तों सांबर के बारे में कि सांबर के चौहानों के मूल पुरुष है वो। अब इनके बाद में एक शासक बनते हैं, वो बनते हैं चंदन राज। चंदन राज, चंदन राज का दोस्तों क्या योगदान मिलता है उनके बारे में जानते हैं कि जो चंदन राज है वो, चंदन राज की दोस्तों एक पत्नी मिलती है, उसका नाम मिलता है रुद्राणी। और रुद्राणी दोस्तों, रुद्राणी को लेके मिलता है कि ये जो रुद्राणी है उन्होंने पुष्कर में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, और ये दीपदान करती थी। जो पुष्कर झील है वहां पे दोस्तों ये दीपदान करती थी। चंदन राज, इनकी जो पत्नी है रुद्राणी, ये रुद्राणी कौन है दोस्तों, दोस्तों रुद्राणी है दिल्ली में दोस्तों तोमर शासक है, रुद्र तोमर। ये कहां का शासक है दोस्तों, दिल्ली का, की बहन। इनका दोस्तों विवाद होता है, बाद में ये रुद्र तोमर को हरा देते हैं और उनकी बहन रुद्राणी से विवाह करते हैं। और ये अब दोस्तों इन्होंने विवाह कर लिया तो इनकी पत्नी हो गई। अब दोस्तों रुद्राणी का जो योगदान मिलता है वो पुष्कर झील में दीपदान। दोस्तों हजारों दीपक जलाकर ये दोस्तों पुष्कर झील में बहाया करती थी, तो पुष्कर झील में दीपदान। एक मिलता है कि इन्होंने पुष्कर में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, पुष्कर में महादेव मंदिर का निर्माण, महादेव मंदिर। और इनका एक अन्य नाम मिलता है, वो मिलता है आत्मप्रभा, अन्य नाम ये मिलता है आत्मप्रभा। तो ये हुआ दोस्तों हमारे सांबर के चौहानों में दो राजा हैं वो। अब इसके बाद में शुरू करते हैं कि यहाँ एक राजा बनते हैं गुहक, और गुहक प्रथम भी आएंगे दोस्तों, गुहक द्वितीय भी आएंगे। तो पहले देखते हैं गुहक प्रथम। चंदन राज हो गया, इसके बाद में गुहक प्रथम। दोस्तों अभी के शासकों की कोई दोस्तों डेट्स वगैरह नहीं मिलेगी कि क्या डेट्स मिलती है वो। तो शुरू करते हैं दोस्तों गुहक प्रथम। जो गुहक प्रथम है दोस्तों, उनका एक ही योगदान है कि इन्होंने जो हर्ष मंदिर है दोस्तों, हर्ष मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया, हर्ष मंदिर का निर्माण शुरू करवाया दोस्तों। जहां से हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है, उस मंदिर का निर्माण किसने शुरू करवाया, गुहक प्रथम ने। अब दोस्तों इनके बाद में शासक बनते हैं वाकपति राज प्रथम। वाकपति राज प्रथम के बारे में क्या क्या मिलता है तो जानते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, पहले एक याद रखिएगा, इनके बाद में गुहक सेकंड शासक बनते हैं, जिनका कोई विशेष योगदान मिलता नहीं है। और गुहक सेकंड के बाद में शासक बनते हैं, वो बनते हैं वाकपति राज प्रथम। वाकपति राज प्रथम के बारे में क्या मिलता है दोस्तों, वाकपति राज प्रथम है जो
पहली बार दोस्तों प्रतिहारों से अधीनता से मुक्त हुए। दोस्तों हमने देखा था कि प्रतिहारों के सामंत है कौन, चौहान। तो वाघपति राज है वो प्रतिहारों से मुक्त हुए, यानी जो प्रतिहारों से मुक्त होने वाले शासक हैं वो कौन है दोस्तों, वाघपति राज प्रथम, और इसके बाद में चौहान प्रतिहारों से मुक्त हो जाते हैं। तो प्रतिहारों से मुक्त कराने वाले शासक कौन है, वाघपति राज प्रथम। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने महाराजा की उपाधि लगाई, वो भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक इन्होंने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया। हर्ष मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया। दोस्तों शुरू किसने करवाया था, गुवक प्रथम ने, जबकि पूर्ण किसने करवाया, वाघपति राज प्रथम ने। अब इनके बाद में शासक बनते हैं वो बनते हैं सिंहराज। ये बनते हैं चौहानों के अगले शासक। सांबर की शाखा पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसमें हम सिंहराज पढ़ रहे हैं। और दोस्तों सिंहराज की उपाधि मिलती है जो पहली बार चौहानों में उपाधि मिलेगी वो मिलेगी महाराजा धीराज। और वो किसकी है दोस्तों, सिंहराज की। जो शेर के समान है उन्होंने क्या उपाधि लगाई, महाराजा धीराज। और दोस्तों चौहानों का वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं, चौहानों के वास्तविक संस्थापक कौन है, ये है सिंहराज। वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों, सिंहराज। और अब इनके बाद में एक शासक बनते हैं वो बनते हैं दुर्लभ राज सेकंड। दोस्तों छोटे छोटे शासक हैं पर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनकी उपाधि क्या रहती है, कि इन्होंने प्रतिहारों से मुक्ति दिलाई चौहानों को, तो वाघपति राज। अब विग्रहराज सेकंड के बारे में दुर्लभ राज सेकंड के बारे में कोई इतना विशेष उल्लंघन मिलता नहीं है। इनकी एक उपाधि मिलती है, वो मिलती है दुर्लभ मेरु। ये क्या है, इनकी उपाधि। और दोस्तों इस उपाधि का मतलब रखा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, वो रखा जाता है कि आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, कि ये राजा जो आज्ञा दे देता था उसका कोई उल्लंघन नहीं कर पाते थे, इसलिए इन्होंने उपाधि लगाई दुर्लभ मेरु की। और इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं विग्रहराज सेकंड। दोस्तों विग्रहराज सेकंड, दोस्तों हम विग्रहराज सेकंड पढ़ रहे हैं। चौहानों में हम दोस्तों जब अजमेर की शाखा पढ़ेंगे तो वहाँ एक विग्रहराज चतुर्थ पढ़ेंगे जो बीसल देव नाम से दोस्तों फेमस होते हैं। तो विग्रहराज सेकंड के बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों इनकी उपाधि मिलती है, वो मिलती है मतंगा की। और ये शासक बनते हैं, ये बनते हैं 956 ईस्वी में ये शासक बनते हैं। और दोस्तों इनके समय जो हमने पढ़ा था हर्षनाथ प्रशस्ति, वो इन्हीं के समय की 976 ईस्वी में अंकित की गई थी। और दोस्तों इन्होंने आशापुरी माता का मंदिर बनवाया। आशापुरी माता का मंदिर किसने बनवाया, विग्रहराज सेकंड ने। और इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों पृथ्वीराज प्रथम। ये हुए दोस्तों पृथ्वीराज प्रथम। इनके बारे में क्या होता है कि इनके एक मंत्री मिलते हैं हट्टड़ क्या है, इनके मंत्री। और हट्टड़ ने क्या कराया दोस्तों, इनके मंत्री हट्टड़ ने जीण माता का मंदिर का निर्माण। दोस्तों हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, गुवक प्रथम ने शुरू करवाया, परंतु वाघपति फर्स्ट ने इनका दोस्तों जो है पूर्ण करवाया। अब दोस्तों वाघपति राज में एक बात ध्यान रखिएगा, जो वाघपति राज है उनके एक पुत्र हैं लक्ष्मण। और जो ये लक्ष्मण है दोस्तों वो चले जाएंगे नाडोल, और नाडोल में चौहानों की शाखा की स्थापना करेंगे। नाडोल में चौहान वंश की स्थापना कौन करेंगे दोस्तों, लक्ष्मण। तो ये भी याद रखिएगा कि नाडोल में किसने स्थापना की है, वो है दोस्तों लक्ष्मण। तो ये हुआ वाघपति राज। और इसके बाद में पृथ्वीराज प्रथम। और दोस्तों इन पृथ्वीराज प्रथम के ही पुत्र होते हैं अजय राज। और अजय राज दोस्तों कहाँ आ जाते हैं, अजमेर। और अजमेर में चौहान वंश की नींव कौन डालते हैं, अजय राज। तो दोस्तों यहाँ होते हैं हमारे सांबर के जो राजा हैं वो कंप्लीट। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो आशापुरी माता का मंदिर है वो विग्रहराज सेकंड कहाँ बनवाते हैं, गुजरात में। और गुजरात में कहाँ बनाते हैं, ब्रेगू कच्छ। यहाँ पर दोस्तों क्या बनवाते हैं दोस्तों, ये आशापुरी माता का मंदिर। जबकि दोस्तों आशापुरी माता का मूल मंदिर कहाँ मिलेगा, वो नाडोल में मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ होते हैं हमारे सांबर के जो राजा हैं चौहानों के, वो कंप्लीट। अब दोस्तों आज हम यही समाप्त करते हैं, कल दोस्तों हम अजमेर के चौहान पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।